हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रामीण परीक्षा के टॉप 100 प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित टॉप 100 प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत नहीं है? बीज, कृषि यंत्र, सिंचाई या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बीज, कृषि यंत्र, सिंचाई, ये तीनों सही है। और साथ ही इसके अलावा उर्वरक, याद रखिएगा, साथ ही इसके अलावा उर्वरक को भी कृषि आगत श्रेणी में रखा गया है। कृषि आगत श्रेणी में रखा गया है। अब कृषि आगत क्या होता है? कृषि आगत ऐसे साधन होते हैं जिसका उपयोग कृषि उत्पादन कार्यों में किया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। कृषि आगत ऐसे साधन होते हैं जिसका उपयोग कृषि उत्पादन कार्यों में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसमें पूछा गया कृषि आगत नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई? रबी मौसम में, खरीफ मौसम में, जायद मौसम में या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब खरीफ मौसम की बात करें तो इसकी जो बुआई है, खरीफ मौसम की जो बुआई है वो जून और जुलाई में होती है। इसकी जो बुआई है जून और जुलाई में होती है, इस चीज को याद रखिएगा। और खरीफ मौसम में चावल, मूंगफली, मूंग, इन सब फसलों की बुआई की जाती है। इन सब फसलों की बुआई की जाती है। चीज को आप याद रखिएगा। खरीफ मौसम की जो बुआई है वो जून और जुलाई के महीने में होती है और इसके साथ ही चावल, मूंग फसलों की बुआई इसमें की जाती है। अब रबी मौसम की बात करें तो इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है। चीज को याद रखिएगा। रबी मौसम की जो बुआई है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है। और इसकी जो कटाई कब होती है रबी फसल की? तो इसकी जो कटाई है वो मार्च और अप्रैल में होती है। इसकी कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। और इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है और इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। अब इस मौसम की फसलें देखें तो इस मौसम की जो फसलें हैं वो कौन कौन से हैं? गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों आदि, ये सब इन मौसम में बुआई की जाती है। अब जायद फसल की बात करें तो जायद फसल की बुआई कब की जाती है? तो जायद फसल की जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। जायद फसल की जो बुआई है वो मार्च और अप्रैल में की जाती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। जायद मौसम की जो फसलें हैं वो मार्च और अप्रैल महीने में बुआई की जाती है और जो कटाई है वो किस महीने में की जाती है? इनकी जो कटाई है वो जून के महीने में की जाती है। जून के महीने में जायद मौसम की कटाई जून महीने के अंत तक हो जाती है। अब जायद मौसम में कौन कौन सी फसलें होती हैं ये भी देखते हैं। जैसे उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, लौकी, खीरा, ककड़ी इत्यादि, ये सब जायद मौसम की फसलें हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब पूछा गया प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरीफ के मौसम में, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, वाराणसी, प्रयागराज या फरीदाबाद? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में है। अब यह केंद्र जो है यह केंद्र बीजों की, ये जो केंद्र है ये बीजों की गुणवत्ता की जांच करती है। बीजों की गुणात्मकता की जांच करता है इस चीज को आप याद रखिएगा। यह जो केंद्र है ये बीजों की गुणात्मकता की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1960, 1963, 1966, 1969? तो इसका सही आंसर क्या होगा। अब 1966 की बात करें, 1966 और 67 में 1966 और 67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। 1966 और 67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और 1966 में उच्च उपजदायी प्रजाति कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1966 में उच्च उपजदायी प्रजाति कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब 1969 की बात करें तो 1969 में लीड बैंक योजना, जो लीड बैंक योजना है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया गया था। इस चीज को आप याद करिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो 1963, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? बॉर्डर प्रणाली, स्प्रिंकलर, चेक बेसिन, सतही सिंचाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सतही सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब सतही सिंचाई क्या होती है? इसका मतलब होता है भूजल द्वारा किए जाने वाले सिंचाई से है। भूजल द्वारा किए जाने वाले सिंचाई से है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल, तालाब, कुआं या फिर नहर? तो इसका सही आंसर क्या होगा। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ट्यूबवेल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ट्यूबवेल की बात करें तो इसके माध्यम से करीब 45% भूमि पर सिंचाई करती है। 45% भूमि पर सिंचाई की जाती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थ्रेशर द्वारा दानों की अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक होती है या इसकी गति मंद होती है। पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो या दाना निकालने की गति अधिक हो। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक होती है, यदि इसकी गति धीरे होती है, पक्की फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो या फिर दाना निकालने की गति हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर वो इसकी गति अधिक हो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीके किस अनुपातिक प्रयोग की संतुष्टि की गई है? 6:3,
एनपीके का मतलब क्या है? एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। के से पोटेशियम। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संतुति की गई है, यानी कि नाइट्रोजन का अनुपात और फास्फोरस का अनुपात और पोटेशियम का अनुपात हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 4 होता है और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है? 2 होता है और पोटेशियम का 1 होता है। ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? स्प्रिंकलर प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, इनमें से कोई नहीं, या चेक बेसिन प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ड्रिप प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय SAOS कहाँ पर स्थित है? लुधियाना में, हिसार में, पंतनगर में या जबलपुर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखिएगा। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देश का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो पंतनगर में स्थित है। पंतनगर कहाँ पर है? ये किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये कृषि विद्यालय कब शुरुआत की गई थी? इनकी जो शुरुआत है वो 17 नवंबर 1960 से की थी। 17 नवंबर 1960 को यह कृषि विद्यालय शुरू किया गया था। अब किसके द्वारा यह शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था? तो ये जो है, ये कृषि विद्यालय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब ये जो विश्वविद्यालय है, ये जो विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो यहाँ पे देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पूछा गया है। पंतनगर में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, और कानपुर, लुधियाना में या पुदुचेरी में? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी में है। ये एक जो पुदुचेरी है, ये क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस चीज को आप याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब कृषि विज्ञान की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1974 में की गई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, 1974 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछा जाएगा प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये पुदुचेरी में स्थापित किया गया है। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है? श्रम एवं पशुपालन की बचत, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, रोजगार के अवसर का विस्तार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक लागत में वृद्धि। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? थ्रेसर, बैलों के हल, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर। तो इसमें आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। आधुनिक कृषि यंत्र कौन कौन से हैं? तो जो थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर, ये आधुनिक कृषि यंत्र हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे पूछा गया आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है, तो बैलों के हल ये आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है, ये प्राचीन कृषि यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? 1968, 1975 या 1972 या 1978? तो केंद्र
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1995 में की गई थी। सो यहाँ 95 नहीं, यहाँ 75 है, यहाँ पे 75 होगा। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? विशेष फसलों तक सीमित होना, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा देना, श्रम विस्थापन की समस्या। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? तो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि ये प्रमुख समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति से आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। हरित क्रांति से आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला जो राज्य है वो पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों की है? और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कौन से सन में की गई थी? हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कौन से सन में की गई थी? और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है ये भी बताइए। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? दलहन और तिलहन, गेहूं और चावल, जूट और कपास, गन्ना और चाय। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब दलहन और तिलहन की बात करें तो ये जो दलहन और तिलहन है इसको पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। और जूट और जो कपास है वो सिल्वर जूट और कपास सिल्वर और फाइबर क्रांति के नाम से जानते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। और जो गेहूं चावल है इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? पीत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और तिलहन किस क्रांति से संबंधित है? ये पीली क्रांति से संबंधित है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। और मछली उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? मछली उत्पादन ये नीली क्रांति से संबंधित है। और खद्गान उत्पादन है ये हरित क्रांति से संबंधित है, इस चीज को याद रखिएगा। तो पीत क्रांति पूछा गया है ये किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का उत्पादन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? कपास का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है, तो यहाँ पे पूछा है रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति जो है अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समिति निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? ऋण, खाद, बीज, ये सभी। तो सहकारी समिति जो है वो कौन कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो सहकारी समिति जो है ऋण, खाद, बीज ये तीनों सुविधा प्रदान करती है, जिसको आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर वो सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी खेती संबंधित कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब तक चलाया गया? ये जो सहकारी खेती संबंधित कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार द्वारा कब तक चलाया गया था? अप्रैल 1968, फरवरी 1970, मार्च 1969 या जनवरी 1971। तो कब तक चलाया गया था ये? तो
तो ये जो है मार्च 1969 तक चलाया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता साख अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? 1904, 1906, 1912, 1908। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। सहकारिता साख अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सहकारिता साख अधिनियम जो है वो 1904 में पारित किया गया। इस चीज को याद रखिएगा, 1904, यहाँ पे गलत हो गया है, 1904 में पारित किया गया था। इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ यानी नेफेड का क्या कार्य है? भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ नेफेड का क्या कार्य है? विपणन, प्रबंधन, कृषि उत्पादन का आयात निर्यात या उपयुक्त सभी। तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन का जो कार्य है वो विपणन, प्रबंध और कृषि उत्पादों का आयात निर्यात, ये सब तीनों इनका कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु निम्न में से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? कृषि पर, पशुपालन पर, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार पर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन इजी भी है, तो बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में रोजगार देने में कृषि का कितना योगदान है? तो रोजगार देने में कृषि का कितना योगदान है? 35%, 55% या 47% या 65%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो वर्तमान समय में रोजगार देने के कृषि का कितना योगदान है? तो कृषि का जो है 55% योगदान है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में निम्न उत्पादन का सामान्य कारण क्या है? कृषि में निम्न उत्पादन का सामान्य कारण क्या है? अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना या उपरोक्त सभी। तो कृषि में निम्न उत्पादकता का जो सामान्य कारण है वो अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवा ये है, और निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण ये भी है, और कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जगजीवन राम का है, या लाल बहादुर शास्त्री का है, सिकंदर बख्त का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जगजीवन राम का है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? उत्पादन में अनिश्चितता, अल्प छिपी बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता, सीमित लोगों की भूमिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय कृषि की विशेषता इसमें से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सीमित लोगों की भूमिका, ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बाकी उत्पादन में अनिश्चितता, अल्प एवं छिपी बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता, ये सब कृषि की विशेषता है, लेकिन सीमित लोगों की भूमिका ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जोतों के आकार का छोटा होने का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जोतों के आकार का छोटा होने का जो मुख्य कारण है वो पारिवारिक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि आगत नहीं है। तो ये पहले ही हमने क्वेश्चन बताया था, बीज, कृषि यंत्र, सिंचाई, ये कृषि आगत है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो इनमें से कोई नहीं है। बीज, कृषि, सिंचाई, ये सब कृषि आगत है, साथ ही उर्वरक भी है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या सिक्किम। तो बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति के अंतर्गत निम्न में से किस कार्य पर बल दिया गया है? तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, मत्स्य कृषि को बढ़ावा देना, सहकारिता और विपणन को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। तो नीली क्रांति के अंतर्गत किस कार्य पर बल दिया गया है?
तो इसका जो सही आंसर होगा तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, मत्स्य कृषि को बढ़ावा देना, सहकारिता और विपणन को बढ़ावा देना। तो ये उपरोक्त तीनों सही है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना था? चावल का, गेहूं का, दाल का या उपयुक्त सभी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो उद्देश्य था वो चावल, गेहूं और दाल सभी को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2003, 2004, 2008 या 2010 में? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है वो 2004 में किया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया था? तो मूल्य स्थिरीकरण कोष का जो गठन है वो 2002, 2003, 2005 या 2006? तो मूल्य स्थिरीकरण कोष का जो गठन है वो 2003 में किया गया था। कब किया गया था? 2003 में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन लास्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और इस वीडियो का जो पूरा पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।